अभी तक चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया था हमने। पहला चैप्टर, पहला जो पार्ट है, पहला लेसन है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर दिया था। तो अब उसकी समरी देखेंगे, अब उसकी कंप्लीट जो है चैप्टर समरी देखेंगे। चैप्टर समरी यानी कि पार्ट का जो है सारांश देखेंगे हम। मुख्य बिंदु कौन कौन से, हमने क्या क्या देखा था इस नंबर सिस्टम्स जो है, नंबर सिस्टम जो है संख्या पद्धति जो है, इसमें हमने क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि मान लीजिए कि कोई संख्या है, यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से चलते जाएंगे और ये जितनी भी संख्याएं हैं लगातार चलते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। और वे संख्याएं जो अनंत तक चल रही है, एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चल रही है, इन संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। ओके, तो संख्याओं 1 2 3 से लगाकर अनंत तक चले जो कि प्राकृत संख्याएं होती है, और प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसलिए नेचुरल नंबर्स जो है प्राकृत संख्याओं को हम कैपिटल एन, जो बड़े वाला एन है, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से अनंत तक चलते हुए जाएंगे। ये सारी संख्याएं जो कि प्राकृत संख्याएं होती हैं, इनको कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स जो है प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम वाले इसकी जो है परिभाषा देखेंगे नेचुरल नंबर्स की। नंबर्स फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स, नंबर्स फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स, numbers from 1 onwards are known as natural numbers, are known as natural numbers. There are infinitely many natural numbers. The collection of all natural numbers is represented by the symbol of capital N, capital N. अब आगे लिखेंगे आई ई, आई ई मीन्स दैट इज, और ये चीज पूरी लिख देंगे आप, यहां से लगाकर यहां तक। ये वाली चीज, ओके। तो ये हो गया अपने प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। अब इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। ये देखिए, हमने पहले चैप्टर में एक तो ये पढ़ा, और हम इसकी समरी में और हमने क्या क्या पढ़ा वो हम कुछ थोड़ा सा समरी में देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमने एक तो ये पढ़ा था नेचुरल नंबर्स वे संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, ये तो थी नेचुरल नंबर्स, ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा और क्या पढ़ा था कि ये जो नेचुरल नंबर्स है, प्राकृत संख्याएं जो है, इसमें अगर जीरो को भी शामिल कर ले, इसको जीरो को भी शामिल कर ले तो ये बन जाती है पूर्ण संख्याएं, तो ये बन जाती है पूर्ण संख्याएं। ओके, तो हिंदी मीडियम वाले इसकी परिभाषा क्या देखेंगे हम कि यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य भी मिला दिया जाए, अर्थात 0 1 2 3 4 5 से 7 8 अप टू डॉट 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 अनंत तक
हो तो इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जिन्हें कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, ओके। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे होल नंबर्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ वी इंक्लूड जीरो, if we include zero, if we include zero in the collection of all natural numbers to get 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to dot dot dot, these numbers are called whole numbers. This new collection of whole numbers is denoted by capital W and is written as capital W is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to dot dot dot, ये कंप्लीट। ओके, अब इसको हटा देते हैं। अब इस चैप्टर में और हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था पूर्णांक। इंटीजर्स, क्या पढ़ा था? पूर्णांक, इंटीजर्स। ये देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लगाकर अनंत तक, ये तो थी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। इसमें जीरो भी शामिल कर लिया जाए तो बन गई होल नंबर, पूर्ण संख्या है। अब इन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरीके से चलेंगे और माइनस के इन्फिनिट तक चलेंगे। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो हमें पूर्णांक प्राप्त होते हैं, इंटीजर्स। तो हिंदी मीडियम वाले इसकी परिभाषा लिखेंगे, यदि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, यदि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित हो, अर्थात डॉट 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 -3, -2, -1, दीज नंबर्स आर नेगेटिव नंबर्स, ये ऋणात्मक संख्याएं। फिर आगे लिखिए 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, तो यह नया संग्रह पूर्णांकों का संग्रह कहलाएगा। तो यह नया संग्रह, तो ये नया संग्रह जो हमें प्राप्त हुआ है, यह क्या कहलाएगा? पूर्णांकों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो यह नया संग्रह पूर्णांकों का संग्रह कहलाएगा, जिसे कैपिटल Z या कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। यानी इसके सिंबल दोनों हैं, कैपिटल Z भी है और कैपिटल I भी है। Z तो बना है जेलिन से, जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है, और कैपिटल I जो है ये इंटीजर से बना है। ओके, इसे Z या कैपिटल I से लिखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इंटीजर्स। If we include negative numbers in the set of whole numbers, we get a new set of numbers which is known as set of integers. The set of integers is denoted by
द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई और कैपिटल जेड। फिर आगे लिखेंगे ये वाला कैपिटल आई ऑब्लिक कैपिटल जेड इज इक्वल टू, ये कंप्लीट लिख देंगे आप, कैसे लिखना है, जैसे कि मैं ये डॉट डॉट लगा दीजिए, उधर भी प्लस का 3 के बाद 4 डॉट 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 लगा दीजिए, ठीक है, ये सारा लिखना है। ओके, अब इसको भी हटा देते हैं। ये था इंटीजर्स, पूर्णांक। अब देखिए इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था परिमेय संख्या। ये वैसे देखा जाए तो पिछली क्लासेस में 8th क्लास में बढ़िया सा बड़ा चैप्टर है, और ये पूर्णांक का जो है 7th क्लास में है, पूर्ण संख्याओं का 6th क्लास में ये चैप्टर है, शुरुआती चैप्टर ही है, ठीक है। तो अब इसके अलावा हमने क्या देखा था, तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। जो परिमेय संख्याएं होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या 2/3 है, 5/7 है, इस तरीके की संख्या होती है। जैसे 4/6 भी होता है तो ये परिमेय संख्या ही है, लेकिन ये परिमेय संख्या सरलतम रूप में होती है, जैसे 2/3 ये बन गई, इस तरीके से। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जैसे ये, जहाँ पर p और q कोई पूर्णांक है, और इसके अलावा q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो नीचे वाली संख्या ये 0 नहीं है। इस प्रकार की संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। इंग्लिश में इसको रेशनल नंबर कहते हैं। ओके ओके, अब देखिए आप परिमेय संख्याओं की हिंदी मीडियम वाले परिभाषा कैसे देखेंगे इसको, तो समस्त ऐसी संख्या है जिसमें अंश और हर विद्यमान हो, अर्थात कोई भी लिख सकते हैं आप, बहुत सारी संख्याएं, जैसे 1/2 हो गई, 3/4 हो गई, -2000 5/2006 हो गई, इस तरीके की संख्याएं, ठीक है। तो ऐसी समस्त ऐसी संख्याएं जिसमें अंश तथा हर हो, अंश और हर यानी कि ऊपर वाला जो होता है भिन्न में ये अंश कहलाता है, और नीचे वाला जो है वो हर कहलाता है। ओके, जिसमें अंश तथा हर, आप हिंदी मीडियम वाले परिभाषा देखिए, समस्त ऐसी संख्या जिसमें अंश तथा हर हो, जैसे ये ऊपर वाला अंश है, ये नीचे वाला हर है, अर्थात 1/2 3/4 -2000 5/2006 आदि प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याओं का संग्रह कहलाता है। परिमेय संख्याओं का संग्रह q के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो परिमेय संख्याओं का संग्रह है, जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, इसको q से प्रदर्शित करता है। q इसका सिंबल है। q जो है वो क्वोशंट से लिया गया है, q जो है क्वोशंट से लिया गया है। परिमेय संख्याओं का संग्रह q के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे रेशनल नंबर्स, नंबर्स ऑफ द फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर्स and q is not equal to 0 are known as rational numbers, The collection of such numbers is called set of rational numbers. It is denoted by capital Q and is written as P upon Q. P upon Q. This is the symbol of rational number.
कैपिटल Q इज इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. The numbers like 1/2, 1/4, 1/6, 1/3, 2/3, -2/5, ... etc. are known as rational numbers. ओके, अब हम इसको एक बार और देख लेते हैं कि कोई भी संख्या R है, मान लीजिए कोई संख्या R है, तो संख्या R को परिमेय संख्या तब कहा जाता है यदि इसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो या इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ पर P और Q कोई पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे कि -25/1 भी हो सकता है. इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे अ रेशनल नंबर मे बी पॉजिटिव, a rational number may be positive and negative or 0 or 0. A rational number P by Q is positive if both P and Q have the same sign, while it is negative if P and Q have opposite signs. Opposite signs. Opposite signs. ओके, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकती है. परिमेय संख्या P बटा Q धनात्मक होती है यदि P और Q के समान चिन्ह हो तथा वे ऋणात्मक होती है यदि उनके चिन्ह विपरीत हो. धनात्मक कैसे होगी? जैसे कि 2/3 या फिर -2/-3, ये दोनों तो है धनात्मक जब इनके P और Q के निशान सेम हो, P और Q के चिन्ह सेम हो. और ये ऋणात्मक कब होगी? जब ये -2/3 या 2/-3. ओके, ये ऋणात्मक है, 2/-3 और 2/3 ऋणात्मक है. इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पहले हिंदी मीडियम वाले लिख लें कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है. जो हमने पूर्णांक देखे थे ना, प्लस के अनंत से माइनस के अनंत के बीच जितनी भी संख्या होती है सारे पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो यह सत्य नहीं है. जैसे कि 2 पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है, इसको 2/1 लिख सकते हैं. जैसे कि 3 पूर्णांक है, इसको 3/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है. लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या जैसे 1/2, 1/3 ये पूर्णांक नहीं है. यानी प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये सत्य नहीं है.
तो 1/2 और 1/3 पूर्णांक नहीं है, ये सिर्फ परिमेय संख्या है। और 2 और 3 पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर may not be an integer. The decimal representation of a rational number is either terminating or non-terminating recurring. Rational number is either terminating or non-terminating recurring. यानी कि परिमेय संख्या जो है टर्मिनेटिंग या तो शांत दशमलव प्रसार होगा या फिर अशांत होगा। अशांत या अनवसानी में नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अशांत या अनवसानी में कौन सा होगा? रिकरिंग होगा, यानी कि बार बार पुनरावृत्ति का खंड मिलेगा। ये परिमेय संख्या में आ जाएंगे। परिमेय संख्या में कौन से आएंगे? शांत होगा, अशांत होगा। शांत होगा तो परिमेय संख्या, अशांत होगा तो उसमें अशांत में भी आवर्ती वाला, रिकरिंग वाला या रिपीटिंग वाला आ जाएगा परिमेय संख्या में। ओके, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक प्राकृत संख्या जैसे 1, 2, 3 ऐसे ये सारी प्राकृत संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्णांक हो गए। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक पूर्णांक और प्रत्येक भिन्न ये पूर्णांक हो गए और ये भिन्न हो गई। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक पूर्णांक और प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। शून्य भी एक परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 इज अ रेशनल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर्स एंड एवरी फ्रैक्शंस आर इंक्लूडेड इन रेशनल नंबर्स। किसी भी हिंदी मीडियम वाले देखेंगे किसी भी परिमेय संख्या, मान लो 2/3 है, तो किसी भी परिमेय संख्या को समान संख्या से गुणा और भाग करने पर परिमेय संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला था आपको, ये 4/6 भी एक परिमेय संख्या है, तो समान संख्या का भाग जाएगा 2/3 बन जाएगी। तो किसी भी परिमेय संख्या को समान संख्या से गुणा भाग करने पर परिमेय संख्या का मान नहीं बदलता है। ये 4/6 वापिस 2/3 ही बनता है। ठीक है, तो किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर को समान संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो परिमेय संख्या का मान नहीं बदलता है। मान लीजिए दो परिमेय संख्या है, जैसे कि 4 और 6, पूर्णांक भी परिमेय संख्या है, तो हमने इसको ही मान ली 2 परिमेय संख्या है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच की हमें संख्या निकालनी है, यानी कि 2 संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकालनी है। तो 2 संख्याओं के मध्य संख्या कौन सी होगी? तो 4 और 6 के बीच 5 होगी। ये 5 कैसे होगी? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे। ठीक है, 4 और 6 10 और बटा 2 यानी 5। दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है कि 2 संख्याओं के मध्य संख्या पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर अपॉन 2, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर अपॉन 2। ये तो थी परिमेय संख्याएं। The set of rational numbers
includes natural numbers. The set of rational numbers includes natural numbers, whole numbers and integers. Include natural numbers, whole numbers and integers. 0 is also a rational number. If we multiply the numerator and the denominator of a rational number by the same number when value of the rational number does not change. To find a rational number between any two given numbers, rational number between two numbers, first number plus second number upon 2. ओके, ये हो गई परिमेय संख्या, ये हो गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या या तो शांत होगी, टर्मिनेटिंग होगी, या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग वाली होगी या रिपीटिंग वाली होगी। अभी तक तो हो गया ये अपने परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब हम आगे चलेंगे, इसको हटा देते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। मान लीजिए कोई संख्या s है, कोई संख्या s है, ठीक है। तो संख्या s को अपरिमेय संख्या या फिर इर्रेशनल नंबर कहा जाता है यदि इसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। यानी कहने का अर्थ यह है कि संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सकता हो, जहां पर p और q, जहां पर p और q कोई पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 भी नहीं है। ओके, यानी परिमेय संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हैं इस रूप में। ये हो गई अपरिमेय संख्या। किन्हीं दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से परिमेय संख्या होती है। जो हमने परिमेय संख्या निकाली थी ना, जो रेशनल नंबर निकाली थी, मान लीजिए कोई भी थी 2/3 और 4/3। तो 2/3 और 4/3 दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से यानी इनफाइनाइट, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। दो दी गई परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। ओके, between two given rational numbers, there are infinitely many rational numbers.
अब आगे चलें। अब और इसमें क्या क्या पढ़ा था, तो इसमें पढ़ा था एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, इसको हटा देते हैं। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है या तो शांत होगा, भाग पूरा पूरा चला जाएगा, या फिर अशांत होगा। अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, शांत यानी टर्मिनेटिंग, अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अनवसानी। डेसिमल एक्सपेंशन जो है दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा या अशांत या अनवसानी होगा। शांत यानी टर्मिनेटिंग, अशांत या अनवसानी यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत मिलेगा, अगर अशांत या अनवसानी हुआ तो फिर वो आवर्ती मिलेगा, रिपीटिंग या रिकरिंग मिलेगा, ठीक है। तो इंग्लिश सबसे पहले एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है, अनवसानी आवर्ती होता है। साथ ही वो संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है परिमेय संख्या कहलाती है। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर मे नॉट बी एन इंटीजर। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, ये तो थी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। अब शांत दशमलव संख्या क्या होती है, जब किसी परिमेय संख्या का हर यानी नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर, हर जो है या 2 या 5 या दोनों की घात में हो, ऐसी परिमेय संख्याओं से दशमलव प्रसार शांत प्राप्त होता है। यानी कि जब किसी परिमेय संख्या को भाग विधि से दशमलव में बदलने के लिए अंश में हर का भाग देने पर कुछ क्षणों के बाद में अंश में हर का भाग देने पर कुछ चरणों के बाद में शेषफल शून्य प्राप्त होता है। जो रिमेनिंग है शेषफल जो है वो हमें शून्य प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है, जीरो मिलता है। तो वो संख्या शांत दशमलव कहलाती है। जैसे 1/2 हो गई यानी 0.5, या फिर 3/4 हो गई 0.75, या फिर अशांत दशमलव या अनवसानी आवर्ती संख्या, जब किसी परिमेय संख्या के मानक रूप, जो परिमेय संख्या है उसके मानक रूप के हर में 2 या 5 की घात, 2 या 5 की घात, 2 या 5 की घात के अलावा अन्य कोई प्राकृत संख्या मिल जाए, यानी कि परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलते समय भाग क्रिया निरंतर चलती रहे या कुछ न कुछ शेषफल आता रहे, कुछ न कुछ रिमेनिंग बचता रहे, तो वो संख्या अशांत दशमलव या अनवसानी आवर्ती संख्या कहलाती है। अशांत दशमलव संख्या को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए
छोटे रूप में लिखने के लिए पुनरावृत्ति वाले अंकों के ऊपर रेखा खींच लेते हैं। ओके, जैसे कि 4/11, 4/11 जो है उसका मान जो होता है वो 0.36363636 ऐसे चलता है, इसलिए हम इसको छोटे रूप में लिखने के लिए इसके ऊपर बार लगा देते हैं, रेखा लगा देते हैं। जैसे कि 1/9 हो गई, ठीक है, तो 0.1111 ऐसे, यानी कि 0.1 का बार, इस तरीके से। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q. p and q are integers and q is not equal to 0. When we divide p by q, the long division terminates after the finite number of steps and the remainder becomes 0. Such type of decimal expansions are known as terminating decimal expansions. For example, 3/8, 1/4, matter how long we divide, there is always a remainder. In other words, the division process never comes to an end. Never comes to an end. This is due to the reason that is in the division process, the remainder starts repeating after a certain number of steps. Such decimals are called non-terminating repeating decimal expansion or non-terminating recurring decimals, like that 8/9, 8/9, like this, and also like this, etc. Okay, अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। ओके, अब इसको हटा देते हैं। इसको हटा देते हैं और हमने क्या देखा था, और हमने देखा था अभी तक तो परिमेय संख्या हो गई, अब आता है अपरिमेय संख्या।
इरेशनल नंबर। एक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है अपरिमेय संख्या कहलाती है, यानी कि एक ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय में हम व्यक्त कर सकते हैं, अपरिमेय में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या क्या हो गई? एक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, या ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में व्यक्त जिन्हें नहीं किया जा सकता, p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां p और q कोई पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5 इस तरीके की संख्या, या फिर और भी हो सकती है, √15 भी हो सकती है, पाई भी हो सकता है, 0.10, 110, 1110, 1110, इस तरीके से ये सब अपरिमेय संख्या है। कहने का अर्थ यह है कि एक संख्या अपरिमेय संख्या होती है यदि इसका दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण अनवसानी अनावर्ती है। अनवसानी आवर्ती तो परिमेय में हो गया, अनवसानी अनावर्ती अपरिमेय में हो गया। दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण अनवसानी अनावर्ती होता है, जैसे पाई। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे ई हो गया। पाई और ई अपरिमेय संख्या है। अन्य अपरिमेय संख्याओं में और देखें तो √2, √3, √5, √7 इत्यादि सभी, क्योंकि √2 का मान होता है 1.4142, इस तरीके से चलता रहेगा 1.4142, 1.356 इस तरीके से। और √3 का मान जो है वो 1.7320508007 इस तरीके से चलता रहेगा। ओके, अब इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे। इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। अ नंबर कैपिटल S, a number small s is called irrational if it cannot be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. For example, √3, √5, √7, pi etc. are irrational number. ये तो हमने देख ही लिया था। बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर। दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय परिमेय संख्याएं होती हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इररेशनल नंबर is non-terminating, non-recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is non-terminating or non-recurring is irrational. Non-terminating, non-recurring या non-terminating, non-repeating. Non-terminating, non-repeating या non-terminating, non-recurring. They are irrational numbers. ओके, और इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? और हमने क्या पढ़ा था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, रेशनल और इररेशनल, इस तरीके से हमने पढ़ा था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह मिलेगा।
वास्तविक संख्याएं प्राप्त होगी, यानी कि रियल नंबर्स। ये भी तो हमने पढ़ा था। तो रियल नंबर्स की परिभाषा क्या होगी? कलेक्शन ऑफ रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स is termed is termed as the collection of real numbers. Thus a real number is either a rational real number or an irrational real number. The collection of real numbers is denoted by capital R. जो वास्तविक संख्या है इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल आर से लिखा जाता है। Corresponding to each real number is capital R. There is a point on the number line and conversely corresponding to each point on the number line there is a real number in capital R. Since all rational numbers and irrational numbers can be represented on the number line, so we call the number lines as a real number line. यानी कि जितने भी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्याओं का संग्रह में परिमेय भी होती है, अपरिमेय भी होती है। परिमेय वास्तविक संख्याएं और अपरिमेय वास्तविक संख्याएं सबको संख्या रेखा के ऊपर निरूपित किया जाता है, इसलिए जो संख्या रेखा होती है उसको वास्तविक संख्या रेखा के नाम से भी जाना जाता है। Any real number is represented on the number line in its unique point. प्रत्येक वास्तविक संख्या एक नंबर लाइन के ऊपर, संख्या रेखा के ऊपर एक अद्वितीय बिंदु होता है। Where every point on the number line represent a unique real number. यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या का प्रत्येक बिंदु या प्रत्येक एक स्थिर बिंदु पर जहां वास्तविक संख्या प्रदर्शित की जाती है वो संख्या रेखा पर अद्वितीय बिंदु होता है उस वास्तविक संख्या के लिए। प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह बनता है। इस तरीके से हमने ये सब पढ़ लिए थे। अब देखिए आप कुछ है, थोड़ा सा एक दो पॉइंट और है बुक के जो हमने वापस रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में कुछ और पॉइंट चेक कर लेते हैं और पॉइंट देख लेते हैं। किसी वास्तविक संख्या के लिए फॉर एनी रियल नंबर, किसी वास्तविक संख्या के लिए मान लीजिए कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है ए, जो परिमेय भी हो सकती है अपरिमेय भी हो सकती है, सारी वास्तविक संख्या ही है। ठीक है, तो अब आप देखिए किसी वास्तविक संख्या ए के लिए, पहले हिंदी मीडियम वाले देख लें। किसी वास्तविक संख्या ए के लिए ए का मॉड जो होगा, जो ए का मॉड होगा वो ए होगा। यानी कि यहां पर ए जो है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तभी ऐसा होगा। और अगर ए का मॉड जो माइनस ए हो गया, तो यहां पर ए की शर्त होगी, यदि ए 0 से छोटा है तभी ये माइनस ए होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा हुआ तब ये प्लस ए है। और जो ये मॉड ऑफ ए है, ये संख्या ए का निरपेक्ष मान, संख्या जो हमने ले रखी है कोई भी वास्तविक संख्या, संख्या ए का निरपेक्ष मान कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फॉर एनी रियल नंबर स्मॉल ए
mod of a is equal to a if a is greater than equal to 0 and mod of a is equal to minus a if a is less than 0. Mod of a is known a absolute value of a. Absolute value of a. अब और देखेंगे आप कि mod of a, mod of minus a is equal to a. जब तक a का मान धनात्मक वास्तविक संख्या है, जब तक a का मान धनात्मक वास्तविक संख्या है, उसके लिए mod of a बराबर mod of minus a बराबर a. Mod of a is known as absolute value of a. Absolute value of a. Mod of a is equal to mod of minus a is equal to a. If a is a positive real number. ये भी देख लिया था हमने. अब आगे चलते हैं और क्या क्या देखा था हमने. इसको हटा देते हैं. अब आगे देखते हैं कि मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है. परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है जिसको हम स्मॉल r से लिखते हैं, और कोई भी एक अपरिमेय संख्या है जिसको हम इरेशनल नंबर से लिखते हैं, जिसको स्मॉल s से लिखते हैं. ठीक है. यदि कोई r परिमेय संख्या है और s अपरिमेय संख्या है तो फिर r प्लस s और r माइनस s, परिमेय संख्याओं की जोड़, परिमेय और अपरिमेय संख्या की जोड़ और परिमेय अपरिमेय संख्या की बाकी या घटाना या व्यवकलन, ये जो है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होती है. तथा r इंटू एस और r डिवाइडेड बाई s. ठीक है. rs और r डिवाइडेड बाई s ये भी अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि इरेशनल नंबर्स. कहने का अर्थ यह है कि यदि r परिमेय है और s अपरिमेय है तब r प्लस s और r माइनस s अपरिमेय संख्या होती है तथा rs और r बटा s अपरिमेय संख्या होती है, जिसमें एक शर्त है कि जो s है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. s इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि नीचे वाली संख्या अगर ज़ीरो हो गई तो ये तो अनंत हो गया. अब ठीक है, लेकिन इधर s ज़ीरो हो गया तो ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा. तो ज़ीरो परिमेय संख्या होती है, इसलिए s जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये शर्त है. या फिर हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि r इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, r ज़ीरो नहीं होना चाहिए. जीरो का किसी संख्या से गुणा करेंगे ज़ीरो, ज़ीरो में किसी संख्या का भाग करेंगे ज़ीरो, और ज़ीरो अपरिमेय नहीं होती है. जीरो क्या होती है? परिमेय होती है, यानी रेशनल होती है, और हम पढ़ रहे हैं अपरिमेय संख्या है. ठीक है. तो हम अपरिमेय और परिमेय के बीच कोई ऑपरेशन करें, जोड़ बाकी गुणा भाग, तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है. बस एक शर्त है, r ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ओके. इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, इफ r इज रेशनल एंड s इज irrational, s is irrational, then r plus s and r minus s are irrational numbers, and if r is not equal to 0 then rs and r upon s are irrational numbers. ओके. अब इसको हटा देते हैं, आगे देखते हैं.
अब देखिए और क्या क्या चैप्टर में था। और चैप्टर में था जैसे कि मान लीजिए कोई भी दो संख्याएं हैं, जैसे कि अनरूट में है, अनरूट में a प्लस बी, अनरूट बी, और एक है अनरूट a माइनस अनरूट बी। ओके, जैसे कि अब एक चीज और देखते हैं इसको कि यदि a और b दो परिमेय संख्या है, यदि a और b दो परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, जो स्क्वायर में नहीं है, जिस ताकि उसका वर्गमूल निकल जाए, स्क्वायर में नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि वो 4 नहीं है क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, 9 नहीं है क्योंकि 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, 16 नहीं है क्योंकि 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा। यानी ए और बी दो परिमेय संख्याएं तो है बट वह पूर्ण वर्ग नहीं है, इस रूप में नहीं है, इस रूप में। ओके, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हो जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है तो परिमेय संख्याएं a प्लस 20 और परिमेय संख्या a माइनस 20। ओके, यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या होता है। तो a और b दो परिमेय संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग नहीं है मतलब अब ये आप देख लीजिए, इनका अंडरूट लेंगे तो ये अपरिमेय बन जाएगी। तो दो अपरिमेय संख्याएं अंडरूट a प्लस अंडरूट b, अंडरूट a माइनस अंडरूट b एक दूसरे के संयुग्मी कहलाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के संयुग्मी कहलाते हैं। ठीक है, इफ a and b are two rational numbers which are not perfect squares, then irrational numbers under root a plus under root b and under root a minus under root b are known as conjugate. known as conjugate of each other, एक दूसरे के लिए संयुग्मी है। अब देखिए इसमें कुछ दो बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य है। जो पहला है दो संयुग्मी अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। दो संयुग्मी अपरिमेय संख्या, इनका गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होती है। अगर इन दोनों का गुणनफल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें परिमेय मिल जाएगी यानी कि रेशनल मिल जाएगी। a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से स्क्वायर हट जाएंगे, a माइनस बी बन जाएगा तो परिमेय बन जाएगी। ओके, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू इररेशनल कॉन्जुगेट नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। दूसरा क्या लिखा हुआ है कि आपके द्विपदी द्विघाती अपरिमेय संख्या का सरलतम परिमेयकरण गुणनखंड इसका संयुग्मी होता है। ठीक है, जैसे कि आपकी बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इररेशनल नंबर, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक binomial quadratic irrational number can be rationalized very easily by multiplying it by its conjugate। यानी कि द्विपदी द्विघाती अपरिमेय संख्या जो है द्विपद में है और द्विघात में है। ठीक है, तो द्विपदी द्विघाती अपरिमेय संख्या का सरलतम परिमेयकरण, ठीक है, सरलतम परिमेयकरण का मतलब होता है रेशनलाइज करना, परिमेयकरण करना
तो सरलतम परिमेयकरण गुणनखंड इसका खुद का संयुग्मी होता है। परिमेयकरण करना यानी परिमेय संख्या में बदलना है तो उसका खुद का गुणनखंड ही होगा, वो परिमेय उसमें कहलाएगा, आपके संयुग्मी जो होगा वही उसका गुणनखंड होगा, परिमेयकरण का गुणनखंड होगा। यानी अ बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इरेशनल नंबर कैन बी rationalized by easily by multiplying it by its conjugate. Rationalized very easily by multiplying it by its conjugate. Okay. अब आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं a और b के संबंध में अलग अलग सर्व समीकरण जो है हमने पढ़ी थी, वो सर्व समीकरण देखेंगे। ठीक है, सर्व समीकरण देखेंगे, सर्व समीकरण यानी आइडेंटिटीज देखेंगे। तो क्या देखेंगे हम? धनात्मक वास्तविक संख्याओं a और b के संबंध में सर्व समीकरण देखेंगे। फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स a एंड b द फॉलोइंग आइडेंटिटीज होल्ड। कौन कौन सी आइडेंटिटीज होगी वो हम अब निम्नलिखित में देखेंगे, निम्नलिखित में लागू होगी। कौन कौन सी है? पहला तो है अंडरूट ए बी। अगर अंडरूट में ए बी है तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं, अंडरूट ए अंडरूट बी का गुणा, या फिर अलग अलग है तो इसको साथ में लिख सकते हैं गुणा के रूप में। अंडरूट ए बी बराबर अंडरूट ए अंडरूट बी। दूसरा है अंडरूट ए बटा बी, तो अंडरूट ए बटा अंडरूट बी, यानी कि अगर साथ में भाग करके फिर पूरे का अंडरूट निकाला है तो ऊपर का अंडरूट और नीचे का अंडरूट अलग अलग निकाल के भाग भी दे सकते हैं, अंडरूट ए बटा अंडरूट बी। अंडरूट ए बटा बी यानी अंडरूट ए बटा अंडरूट बी भी कर सकते हैं। फिर तीसरा है आपके कोई भी, जैसे मान लीजिए अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी। अब इसका गुणा करना है अंडरूट ए माइनस अंडरूट बी से, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी कि अंडरूट ए का स्क्वायर माइनस अंडरूट बी का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी का संख्या का स्क्वायर, यानी ए माइनस बी, अंडरूट से स्क्वायर कट जाएगा। और हमने क्या देखा था? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, यानी ये घात 2 से अंडरूट कट जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी। यही देखा था। और हमने क्या देखा था? अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी का होल स्क्वायर देखा था, यानी इसको इसी से गुणा करना, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लगता है। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर होता है, यानी इसी को इसी से गुणा करना है। तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। वैसा कि वैसे इसको करेंगे तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडरूट ए इंटू अंडरूट बी। ओके, तो इसको हम और अलग अलग रूप में भी लिख सकते हैं। स्क्वायर से अंडरूट कट जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस 2 अंडरूट ए बी अंदर गुणा हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, अंडरूट ए अंडरूट बी अंदर चला जाएगा, और आप साथ में भी लिख सकते हैं इसको। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया? अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी प्लस 2 अंडरूट ए बी। ओके, अब इसको हटा देते हैं। और क्या क्या देखा था हमने?
और हमने परिमेयकरण वाला देखा था, है ना। परिमेयकरण में जैसे क्या देखा था, एक बटा कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए a प्लस अंडरूट बी है, एक बटा a प्लस अंडरूट बी है, तो हम नीचे से अंडरूट हटाना था, परिमेयकरण करना था, तो ऊपर a माइनस अंडरूट बी से गुणा किया और नीचे भी a माइनस अंडरूट बी से गुणा किया। a प्लस अंडरूट बी था ही, इसके विपरीत निशान से ऊपर गुणा किया और विपरीत निशान से नीचे भी गुणा किया, तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि b बटा a माइनस अंडरूट बी, ये वाला फॉर्म आ गया। a माइनस अंडरूट बी बटा a स्क्वायर माइनस बी, ये हम परिमेयकरण इस रूप से किया था हमने। और हमने क्या किया था, जैसे कि मान लीजिए एक बटा अंडरूट a प्लस बी, ये लिखा हुआ है, तो इसमें भी हर का परिमेयकरण करने के लिए हम इसको क्या किए थे, तो हम इसको क्या किए थे कि अंडरूट a माइनस बी से ऊपर गुणा कर दिया और अंडरूट a माइनस बी से नीचे भी गुणा कर दिया। ये अंडरूट a प्लस बी तो था ही, तो ऊपर तो बच गया अंडरूट a माइनस बी, नीचे हो गया a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अंडरूट a माइनस बी और नीचे हो गया a माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बटा अंडरूट a प्लस बी के हर का परिमेयकरण करने के लिए हम इसे अंडरूट a माइनस बी बटा अंडरूट a माइनस बी से गुणा करते हैं, या फिर ऊपर अंडरूट a माइनस बी से गुणा करते हैं और अंडरूट a माइनस बी से भाग भी देते हैं, जहाँ पर a और b कोई पूर्णांक है, जहाँ पर a और b कोई पूर्णांक है, इंटीजर्स है। ठीक है, ये किया था। और हमने क्या किया था इस तरीके से, और समझे तो, और हमने क्या किया था, मान लीजिए जैसे कि एक बटा ए प्लस बी अंडरूट एक्स, यही मान लीजिए कोई संख्या है, एक बटा ए प्लस बी अंडरूट एक्स, तो इसको हर का परिमेयकरण करने के लिए, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते थे, तो ऊपर और नीचे a माइनस बी अंडरूट एक्स से गुणा कर दिया, यानी ऊपर और नीचे a माइनस बी अंडरूट एक्स से गुणा कर दिया, या फिर इस संख्या को a माइनस बी अंडरूट एक्स से गुणा किया और a माइनस बी अंडरूट एक्स से भाग कर दिया। यहाँ पे तो था ही a प्लस बी अंडरूट एक्स। ओके, ऐसा इसलिए किया कि नीचे से अंडरूट हट जाएगा, जैसे कि ऊपर तो गुणा हो गया तो a माइनस बी अंडरूट एक्स ही रहा, नीचे हो गया a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, यानी कि बी स्क्वायर एक्स हो गया, बी का तो स्क्वायर हो गया और अंडरूट हट गया एक्स से, तो ये हो गया। तो ये क्या हुआ, a बटा एक प्लस बी अंडरूट एक्स या 1 अपॉन ए प्लस बी अंडरूट एक्स इज इक्वल टू a माइनस बी अंडरूट एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स, वेयर x इज अ रियल नंबर, वेयर x इज अ रियल नंबर। ओके, या फिर इंटीजर भी कह सकते हैं, a और b इंटीजर है। कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब आगे और हमने क्या क्या देखा था इसमें, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एक बटा अंडरूट एक्स प्लस अंडरूट वाई, ये है, तो हम इसको क्या करते थे कि ऊपर भी अंडरूट एक्स माइनस अंडरूट वाई से गुणा किया और नीचे भी अंडरूट एक्स माइनस अंडरूट वाई से गुणा किया, या फिर एक बटा अंडरूट एक्स प्लस अंडरूट वाई को इस पूरे से गुणा किया, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऊपर गुणा किया और नीचे भी गुणा किया, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको एक्स इससे गुणा किया भाग किया, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कट के सेम संख्या आएगी, लेकिन हम इसके हर का परिमेयकरण करेंगे। ऊपर तो इससे गुणा किया तो एक्स माइनस अंडरूट वाई, ये तो हो गया ऐसा कैसा, और इसको किया तो ये एक्स माइनस वाई हो गया, अंडरूट हट गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से, यानी कि अंडरूट एक्स माइनस अंडरूट वाई बटा एक्स वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, वेयर एक्स एंड वाई आर
रियल नंबर्स। ओके, जहाँ पर एक्स और वाई वास्तविक संख्या है। ओके, टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√a plus b, we multiply this by √a minus b upon √a minus b, where a and b are integers. a and b are integers, यानी कि a और b पूर्णांक है। ओके, ये हो गया। अब और इस चैप्टर में क्या क्या देखा था हमने, इसको हटा देते हैं। और हमने इस चैप्टर में क्या देखा था कि मान लीजिए a 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है, और p और q कोई परिमेय संख्या है, p और q कोई परिमेय संख्या यानी रेशनल। आई बात समझ में? लेट a इज ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड p एंड q बी रेशनल नंबर्स, देन a की घात p a की घात q, a की पावर p डॉट a की पावर q। जब बेस इक्वल हो, आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, तो क्या करते हैं, पावर अनइक्वल हो। जब आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, बेस इक्वल हो, पावर अनइक्वल हो, तो क्या करते हैं, तो आधार को, बेस को ऐसा कैसा लिख देते हैं, और पावर का सम हो जाएगा, जुड़ जाएगी पावर, घात जुड़ जाएगी, a की पावर p प्लस q। ठीक है। और अगर इसी को भाग में करें, a की घात p अपॉन a की घात q, अगर आधार समान है, बेस इक्वल है, पावर अनइक्वल है, तो आधार समान है तो ऐसा कैसे लिख दिया, और भाग में जो है डिवाइड करते हैं तब पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, घातें घट जाती है, a की पावर p माइनस q। और यहाँ पे एक शर्त है, p बड़ा होना चाहिए q से, p इज ग्रेटर देन q, ये शर्त है इसमें। ओके, a की घात p बटा a की घात q बराबर a की घात p माइनस q। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर आधार तो एक ही है, सिंगल ही है बेस, लेकिन घात के ऊपर घात है, a की घात p फिर पूरे की घात q, a की पावर p फिर कंप्लीट की पावर q, होल की पावर q। तो आधार है, सिंगल ही है, पावर अलग अलग है, लेकिन पावर के ऊपर पावर है, घात के ऊपर घात है, तो हम घात का गुणा कर देते हैं। तो a की पावर a की घात p इंटू क्यू, यानी कि a की पावर p q। ओके, a की घात p q। और देख लीजिए, a की घात p और b की घात p, यानी इस बार आधार अलग अलग है, बेस अनइक्वल है, बट पावर इक्वल है, घात सिंगल है, सेम है, घात सेम है, पावर से सेम है, पावर इक्वल है, बट बेस अनइक्वल है, बेस जो आधार है वो अलग अलग है। तो पावर को तो ऐसा कैसा कॉमन रख देंगे, लेकिन बेस जो आधार है इनका गुणा कर देंगे, यानी कि ए बी की घात p, ए बी की पावर p, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, और घात के ऊपर घात हो तो घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। और क्या क्या हमने पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था a की घात 0 बराबर 1, किसी भी संख्या की घात 0 है, किसी भी नंबर की घात 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 है, उसका वैल्यू 1 होता है उसका। ठीक है, किसी की भी घात 0 है, उसका मान 1 होता है।
ठीक है। लेकिन इसमें एक शर्त दे रखी है, a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 की घात 0 होते ही 0 ही रहेगा। इसलिए फिर इसमें एक शर्त है, a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, a की घात 0 बराबर 1 जहां पर a 0 के बराबर नहीं है। ये भी हमने देखा था, बिकॉज 0 अपॉन 0 एंड 0 की पावर 0 आर अनडिफाइंड। चलिए इसको हटा देते हैं अब। और हमने क्या देखा था, और हमने देखा था कि a की घात माइनस एन है, a की पावर माइनस एन है, इसको प्लस बनाने के लिए अपॉन में भेज दो, नीचे भेज दो, या फिर a की पावर n है, इसको माइनस में करने के लिए इसको अपॉन में भेज दो। ठीक है, इन्वर्स में जाते ही घात माइनस हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। ओके, 0 की घात कुछ भी हो फिर 0 रहेगा, और फिर 0 नीचे आती फिर इन्फिनिट अनंत बन जाएगा, इसलिए फिर हमें ऐसा नहीं करना है, a 0 नहीं रखना है। ठीक है, बाकी तो आप कर सकते हैं। और हमने क्या क्या पढ़ा था, और तो कोई याद तो आ नहीं रहा है क्या पढ़ा था। चलिए इसको तो एक बार हटा देता हूँ। और हमने देखिए आप क्या क्या पढ़ा था, जैसे मान लीजिए आप घात के ऊपर घात है, पावर के ऊपर पावर है, जैसे a की घात m, फिर इसकी भी घात n, फिर इसकी भी घात p है। घात के ऊपर घात हो तो ये घात आपस में गुणा बन जाती है, जैसे कि a की घात m n p आपस में मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा। फिर गुणा में आप आगे पीछे लिख सकते हो, गुणन में क्रम विनिमयता का नियम, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a की घात n, फिर घात m, फिर पूरे की घात p। आप घातों को आपस में स्थान बदल सकते हो, गुणा में आपस में चेंज हो जाएगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर p, a की घात p, फिर उसकी घात m लगा दें, फिर उसके ऊपर पूरे की घात n लगा दें। तो ऐसे भी आपस में सबका स्थान चेंज कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई गुणा में आप आपस में क्रम चेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, क्रम विनिमयता का नियम, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके अलावा और क्या देखा था हमने, कुछ याद आए तो। और देखिए जैसे कि आप कोई भी संख्या a1 a2 a3 अप टू डॉट 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 a k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से, और फिर इस पूरे की पावर n लगा दें, और ये सब मल्टीप्लाई में गुणा में आगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, इस तरीके से। ठीक है, पूरे की पावर n लगाएंगे, पूरे की घात n लगाएंगे, तो ये सारी घातें सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, a1 की पावर n। ठीक है, इस तरीके से सबके साथ साथ में घात लगती रहेगी,
इंटू A2 की पावर n इंटू A3 की पावर n अप टू डॉट 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 AK की पावर n। ठीक है, इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और क्या पढ़ा था हमने, इसको हटा देता हूं। और जैसे देख लीजिए आप a बटा b की घात n, पूरे की पावर n है तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर n अपन b की पावर n। ये घात पावर जो है वापस कॉमन चली जाएगी ऊपर और ये वापस सेम एज इट इज ऐसा ही बन जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर a अपन b कंप्लीट की पावर -1 है, यानी a की पावर 1 अपन b की पावर -1। तो ये आपस में माइनस को करने, माइनस जो पावर है उसको प्लस में बढ़ाने के लिए ऊपर भेज देंगे, इन्वर्स कर देंगे, यानी कि ये b की पावर 1 अपन a की पावर 1, यानी कि b अपन a हो गया। ये वैल्यू b अपन a के बराबर होती है। और क्या देखा था, जैसे कि a अपन b की पावर -n हो गया। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं b अपन a की पावर +n, क्योंकि ये -1 पावर +1 बन गई b अपन a होती, तो ये b अपन a होती +n हो गई। ठीक है, और एक इसमें चीज़ क्या है, जैसे a की घात m बराबर a की घात n, अगर बेस इक्वल है, आधार समान है, तो बराबर में घातें भी इक्वल होगी, समान होगी, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, m = n हो जाएगा। ठीक है, a की पावर m बराबर है a की पावर n, कोई संख्या है वो समान है और उसकी घातें भी समान है, तो फिर वो m बराबर n हो जाएगा। ओके, आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएगी, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और हमने क्या देखा था, और हमने क्या देखा था कि इसको हटा देता हूं मैं एक बार, इसको हटा देते हैं। अब देखिए और क्या देखा था, और क्या देखा था, a > 0, a 0 से बड़ी एक संख्या है, लेकिन कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। a 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या है जहां पर n एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां पर n एक धनात्मक पूर्णांक है। a 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या है जहां पर n एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए आप, a 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या है जहां पर n कोई धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो फिर n √a = b के बराबर है, तो b की घात n बराबर 1 हो जाएगा, a हो जाएगा, b की घात n बराबर a हो जाएगा, जहां पर b > 0, b जो है वो 0 से बड़ा है, b जो है 0 से बड़ा है। यहाँ पर घात 1/n है, वहाँ जाके n बन गई और यहाँ पर घात 1 ही 1 रह गई। ठीक है, जैसे कि 3√8 हो गया, यानी कि यह 3√8 जो है 2 के बराबर है, यानी कि 2 की घात 3 करेंगे तो 8 के बराबर हो जाएगा। इसकी घात 3 करेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी घात 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आपस में बराबर है। ठीक है, √2, 3√8 और n√a, इस तरीके से जो भी संख्या है इत्यादि में प्रयुक्त जो प्रतीक है, जो प्रयुक्त है, ये वाला निशान जो है वो कर्ण चिन्ह, रेडिकल साइन कहलाता है। ठीक है, यह संख्या का धनात्मक वर्गमूल है या धनात्मक घनमूल है, जो भी कहे। ठीक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होंगे इसके आगे जो लिखे होंगे ना, इसके बाहर यानी इस तरफ, जैसे 2 आया तो वर्गमूल, स्क्वायर रूट, 3 आया तो घनमूल, क्यूब रूट, इस तरीके से। ठीक है, let a is greater than 0, let a is greater than 0 be a real number, let m and n be positive integers,
एम एन एंड बी इंटीजर्स सच दैट एम एन एंड हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इन दोनों का सहभाज्य संख्या, इन दोनों का एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। और n इज ग्रेटर देन 0, और n जो है वो 0 से बड़ा भी है। 0 से बड़ा इसलिए होगा, वो अब हम बाद में बताएंगे, जैसे क्योंकि वो 1/n हो गया, तो 1/n होते ही है ना वो अनंत हो जाएगा, इसलिए n 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। जैसे m/n हो गया, m में n का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो नीचे 0 होते ही वो इनफाइनाइट आ जाएगा। जो है डिवाइडेबल है ही नहीं, ये प्रॉपर अपरिभाषित है। इनफाइनाइट जो अनंत है अपरिभाषित है, ठीक है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए n इज ग्रेटर देन 0 है। m एन एंड आर पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। m एन एंड हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, m और n का एक के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यानी कि सिर्फ एक का ही भाग जाता है, यानी कि m और n जो है, m और n ये सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। तब हमारे को क्या मिलेगा, तो n अंडरूट a b n अंडरूट b, a का nवा मूल और b का nवा मूल का गुणा करेंगे तो nवा मूल ab हो जाएगा, n अंडरूट ab, ठीक है। फिर n अंडरूट a अपॉन n अंडरूट b, a का nवा मूल b का nवा मूल का भाग देंगे तो a/b पूरा भाग देके उसका nवा मूल निकाल देंगे, nth अंडरूट इसका निकाल देंगे। इसके अलावा nth अंडरूट a, यानी कि a का nवा और mवा मूल, पहले nवा निकालो फिर उसका mवा मूल निकालो, तो आप a का nवा और mवा दोनों मूल का गुणा करके भी आप निकाल सकते हो mn अंडरूट a, इस तरीके से, ओके। और इसके अलावा nth अंडरूट a को ये भी लिख सकते हैं n इंटू पी अपॉन अंडरूट ऑफ a की पावर p, क्योंकि ये जो है वो ऊपर जाते ही 1 बन जाएगा, 1/n p, और ये a की घात p है, तो घात के ऊपर घात तो गुणा हो जाता है, p से p कट गया, तो बात तो वही हुई ना, p से p कट गया तो a की घात 1/n हो गई, a की घात 1/n हो गई, वो यही चीज़ है, ठीक है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ओके। ठीक है, अब इसको इरेज करते हटाते हैं, एक जो है वो लास्ट बचा है, इसको हटाते हैं। अब देखिए आप, एक ये लास्ट है जो a की घात m/n है, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, a की घात m फिर घात 1/n, या फिर a की घात 1/n फिर घात m, यानी घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये एक तो हो जाएगा a की घात m करो, फिर उसके बाद में इसका nवा मूल निकालो, या फिर a का nवा मूल निकाल के फिर पूरे की घात करो, दोनों इसके सॉल्यूशन है। यानी कि a की घात m का nth रूट, a की घात m का nवा मूल, और a का nवा मूल निकाल के फिर घात m करो, ये 1 की घात m/n के बराबर ही होगा, यानी घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, और ये दोनों आपस में बराबर है। यानी कि हम इसको जो है, यानी हम ये जो चीज़ है इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये था, हमने पूरा चैप्टर था जो हमने किया था, जिसका पूरा समरी जो है सार था ये। अब हम इसको, इतना ही है, क्लोज है, कंप्लीट है, ओके। तो अब हम इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट आगे देखेंगे, अब शायद नेक्स्ट चैप्टर ही होगा अब, ओके। तो इसको हटा देते हैं अब, और ये क्लास कंप्लीट है, अब ये क्लास कंप्लीट है, अब नेक्स्ट आगे बाद में देखेंगे।